एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। 2019-20 में देश के जीवीए में यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसकी हिस्सेदारी 17.8% है, जबकि 2018-19 में 17.1% थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और इसका नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। कितना प्रतिशत? 14%। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? युग्म पैदावार का जो आशय है, 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। याद रखिएगा, एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। भारत में वर्ष 2015-16 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.33%, वन क्षेत्र 23.35% और अन्य क्षेत्र 31.32% है। याद रखिएगा, विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 34.32% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार है। 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपभोग करने वाले 5 राज्यों का जो क्रम है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब है। 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं: तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में खपत सर्वाधिक है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचार वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के लिए जो है साथ साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथ ही किसानों को बीजों की जरूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। एग मार्क केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। एग मार्क जो है
एगमार्क केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद यानी ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। 1938 के बाद से यह योजना अब तक लागू है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ती हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी, याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा जो है बोड़ा यानी लोबिया में 0.49% जो है पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः, याद रखिएगा, भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की जो है मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 84 से 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होता है। देखिए, फर्टिगेशन का संबंध जो है जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई के द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निष्कालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि के द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फास्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि के द्वारा उपयोग के या प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। याद रखिएगा। देखिए, कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेती की जुताई किए बगैर, जो शून्य जुताई है या खेती की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ है? शून्य जुताई भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो लाभ है, फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों के द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में जो है, सॉइल जो होती है, मृदा जो होती है, इसमें मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है। भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सीम आधिक्य यानी दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। याद रखिएगा, टेंसियोमीटर जो है, टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है जिसे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। भारत के जो योजना आयोग है, इसने 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, ऊंचावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायुवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहत कृषि जलवायुवीय प्रदेश में विभाजित किया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को जो है 127 कृषि जलवायुवीय प्रदेशों में विभाजित किया था। तो यहां पे आप देख सकते हैं कृषि जलवायु प्रदेश और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिमी हिमालयी जो श्रेणी है, इसमें जो राज्य आते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरा है पूर्वी हिमालयी श्रेणी, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है निचली गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल, और मध्य गंगा का मैदान, इसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है ऊपरी गंगा का मैदान, इसमें उत्तर प्रदेश। गंगा पार का मैदान, इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसके बाद केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और पूर्वी तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान और द्वीप क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा है। एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरे तरफ कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें जो प्रदेश आते हैं पश्चिमी हिमालय, शीत शुष्क और पश्चिमी हिमालय, संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र। पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप, दक्कन का पठार भी आता है। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तरी मैदान यानी ऊपरी गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान राजस्थान उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान, उत्तरी मैदान में मध्य गंगा का मैदान, दक्कन का पठार यानी मालवा का जो पठार है गुजरात का मैदान और काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसके बाद दक्कन का पठार मिश्रित लाल एवं काली मृदा और दक्कन का पठार यहाँ पे इसमें लाल बलुई मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद जो उपाद्र पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें पूर्वी पठार यानी सतपुड़ा श्रृंखला और महानदी बेसिन। इसके बाद पूर्वी पठार में बुंदेलखंड उच्च भूमि। इसके बाद पूर्वी पठार में लाल एवं लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र। उत्तरी मैदान में निचली गंगा का मैदान, पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, उप उष्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल बेसिन। आर्द्र परा आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें असम और उत्तरी बंगाल मैदान पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियां यानी पूर्वोत्तर पहाड़ियां शामिल होती हैं। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें पूर्वी तटीय मैदान एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, इसके तहत तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियां शामिल होती हैं। देखिए, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, कृषि में शून्य जुताई यानी जो शून्य जुताई है इसके क्या क्या लाभ हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। शून्य जुताई के जो लाभ हैं आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा शून्य जुताई से जो लाभ है, पहला है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधा की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। यानी डी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल लागत में कमी होती है और पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़ गलकर खाद बन जाता है। इससे उर्वरक उपभोग में कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों के द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है। सेकंड नंबर है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। कृषि में फर्टिगेशन के जो लाभ हैं आपको बताना है। तो देखिए, पहला है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। फर्टिगेशन का जो लाभ है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, याद रखिएगा। इसमें दूसरा जो दिया गया है कि रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, दूसरा गलत है। तीसरा जो कथन है, इसमें पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल। और इसके बाद चौथा है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फर्टिगेशन जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घोले उर्वरक से सिंचाई के द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग दोगुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है।
फर्टिगेशन विधि के द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फास्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि के द्वारा उपयुक्त नहीं है। थर्ड नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के द्वारा या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? इसका सही जवाब होगा, क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा फसल विविध रूपण। फसल विविध रूपण, सीम आधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत जो ऑप्शन या विकल्पगत सभी विधियों को जो है अपनाया जा रहा है। इसमें सीम अधिक यानी दलहनी फसलों की अधिकता, इससे प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है। जो टेंसियोमीटर है फसल के सिंचाई की जो जरूरत है इसको बताता है, तो याद रखिएगा। जिसे क्या होता है, अगर टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताएगा तो इसे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। 4 नंबर है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो याद रखिएगा एम.एस. रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक जो है एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है और इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कारण। सेकंड है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। कारण जो थर्ड है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है पहला, दूसरा और तीसरा सभी गलत है, बी ऑप्शन। देखिए, भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया था। कथन पहला गलत है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया है। कथन दूसरा भी गलत है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन यानी कवरेज लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। 6 नंबर है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र है कितना है? तो 20 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। 7 नंबर है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है, कुल संख्या जो है वह है 20, डी ऑप्शन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक 1968 ने, याद रखिएगा, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? 1968 का यह बात है। उस समय कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था इन दोनों के द्वारा? तो याद रखिएगा 60, सी ऑप्शन 60। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना यानी सेंसस भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदाशिवक के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 4 दीर्घ, 11 बड़े और 60 लघु यानी माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था। 9 नंबर है, कथन ए, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण आर, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है।
इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। यहाँ की जो कृषि है निर्वाह प्रकृति की है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 10, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं या बाध्यता है। पहला, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। दूसरा, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। तीसरा कथन है, निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। इसका सही जवाब है, जो सही है वो है केवल तीसरा कथन, बी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, कथन पहला जो है असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिणाम और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न हैं, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती हैं। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, इसलिए तीसरा कथन जो है सत्य है। 11 नंबर है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1960 में, बी ऑप्शन। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। 12 नंबर है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPAU पंतनगर। आपको मालूम है कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन। भारतवर्ष में याद रखिएगा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 14 नंबर है, यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? याद रखिएगा 14%। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार अगर बात करें तो खदानों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। कितना? 14%, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में कृषि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें तो भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.27%, वन 23.28% और अन्य क्षेत्र लगभग 31.45% है। इस प्रकार सन्निकट विकल्प डी भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2015-16 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.33%, वन क्षेत्र 23.35% और अन्य क्षेत्र 31.32% है। याद रखिएगा। 16 नंबर है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय ... यहां पे आपको बताना है जो खाली स्थान है इसको उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय
याद रखिएगा, विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत, जौ, शीतकालीन गेहूं, आलू की फसल लगाकर जो है अनाज की एक अतिरिक्त फसल के उत्पादन की अनुमति देता है, और इस रूप में आपका ए विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? याद रखिएगा, सी ऑप्शन, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। 18 नंबर है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।